नमस्कार। पॉडकास्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉडकास्ट में कुछ इस मुद्दों को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार की सियासत में जो कुछ भी हो रहा है, मतलब चुनावी सियासत में, क्या ये माना जाए कि अब इस लोकतंत्र की धरती, जहां से कहा जाता है कि लोकतंत्र की जननी स्थल बिहार है, अब वो जननी स्थल अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। क्योंकि हाल के दिनों में जो चीजें प्रत्यक्ष तौर पे देखने को मिला है, खुल्लम खुल्ला टिकट का मोल भाव, पार्टी डेमोक्रेसी, मतलब पार्टी के अंदर जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। आज पार्टी ज्वाइन कीजिए और 1 घंटे बाद आपको सिंबल देके आप चुनावी मैदान में चले जाइए। इसी तरीके की चीजें सभी पॉलिटिकल पार्टी में देखने को मिला। मतलब धन बल का उपयोग, खुल्लम खुल्ला टिकट में, ऑफ द रिकॉर्ड, सब कुछ सबको पता है। पहली बार ऐसा हुआ कि गृह मंत्री पर, भारत सरकार के गृह मंत्री 3 दिनों तक बिहार में रहे, पटना रहे, और इस दौरान 40 से अधिक ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी जो बीजेपी के बागी होकर चुनावी मैदान में अपना नामांकन दाखिल किया, वो तमाम लोगों की मुलाकात गृह मंत्री से होती है और उसके बाद धीरे 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 सारे लोग मैदान से बाहर हो जाते हैं, सब लोग वापस लेते हैं नॉमिनेशन। जनस्वराज के भी 3 उम्मीदवारों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। प्रशांत किशोर इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए। लेकिन अगर इस चुनाव को अगर आप देखिए तो चुनाव से पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से लाभुक योजनाओं की घोषणा की, हर मतदाता के कमोबेश हर मतदाता के अकाउंट में कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में पैसा पहुंचाया गया। बिजली फ्री दी गई, पहले से 5 किलो अनाज फ्री मिल रहा है और कई आश्वासन भी दिए गए हैं। इसी तरीके से कमोबेश तेजस्वी भी, प्रशांत किशोर भी, मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जनता के बीच जो अब जा रहे हैं, उनके पास यही है कि आप मुफ्त में हम आप तक चीजें पहुंचा रहे हैं। जो डेमोक्रेसी का एक अपना रहा होगा, एक कह सकते हैं कि जो चीजें सोच में रही होगी, वो कहीं दूर दूर तक परिलक्षित नहीं हो रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व डीजीपी अभय आनंद जी हैं। स्वागत है सर आपको। धन्यवाद संतोष जी। सर, जो चीजें आप देख रहे हैं पिछले 15-20 दिनों से बिहार की राजनीति में जो चीजें सामने आ रही हैं, आप बिहार के चुनाव को सिर्फ करीब से ही नहीं देखा, आपने बिहार के चुनाव को कराया भी है। ये कहाँ जा रही है डेमोक्रेसी? आप जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे सब्जेक्ट को, तो मैं अपनी याददाश्त को टटोलते टटोलते वर्ष 1968 में पहुंच गया। इस समय मैं क्लास 9 में पढ़ता था। अच्छा। किसी जनरल इलेक्शन में मैं गया था, लाइन को दूर से देख रहा था, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे होता है। और सडनली एक आदमी ने हमसे पूछा, वोट देने का मन है क्या? हाँ। हम कहे कि हाँ है। तो हम भी लग गए लाइन में और 9वां क्लास में जाके वोट दे। बड़ा खुशी हुई कि हम तो वोट दे दिए इस बार। लेकिन बाहर निकल करके तकलीफ हुई कि पता नहीं ये माहौल है क्या है। वो बात हुई 1968 की। नौकरी में आ गए। पहला इलेक्शन 1980 में मैंने देखा, जब रांची जिला में ट्रेनिंग में था, एक जनरल इलेक्शन हो रहा था। तो ट्रेनिंग के दौरान मुझे बताया गया हमारे ट्रेनर एसपी ने, इलेक्शन क्या है, बैलेट बॉक्स है, उसको भेजवा देना है, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, लौट के चलाया तो वोट को गिनवा देना है। तो हमको लगा कि तो बहुत सहज चीज है इलेक्शन, मतलब भेजवा दो, प्रे टू गॉड कि कुछ नहीं हो गलत काम, और लौट करके आ जाए तो वोट गिनवा दो। तो आई थॉट इट्स ऑलमोस्ट नॉन सीरियस, जो होना होगा वो भगवान भरोसे हो जाएगा। 81 में जब पहली बार
इंडिपेंडेंटली हमको एक बाई इलेक्शन कराना पड़ा एज डिस्ट्रिक्ट एसपी। मैंने कहा कि नहीं, ये मखौल तो नहीं होने देंगे, क्योंकि इंडियन पुलिस सर्विस में आया हूँ तो एक बहुत गुमान रहता था अंदर से कि ये सर्विस का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, आईएएस एंड आईपीएस का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इसका मतलब जरूर कुछ बड़ी बात है। तो हमको, और आपको हम बताएं संतोष जी, सच पूछिए, मुझे नहीं जानकारी थी कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है 81 में, और हम एसपी थे वहाँ के, क्योंकि लगता था ये मेरी जवाबदेही है, इसी एक वोट पर ये देश चल रहा है। तो ये सब फीलिंग आ गई थी और मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट किया था। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, हमने एक लैपटॉप भी नहीं था, हमने कैलकुलेटर पर डेटा एनालिसिस कर करके, और कब्जा नहीं हो बूथ का, कब्जा उस समय भी होता था, जो ताकतवर है वो कब्जा का उस समय था। लेकिन हमने एकदम उसकी कहानी है जो हमने अपनी किताब में भी लिखी है, बट ये मैंने तय किया था अपने आप से और कराया, और एकदम एब्सोल्युटली कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था कि वो वोट देना चाहता था और नहीं जा सकता, ये कोई नहीं कर सकता था। टेस्टेड हुआ ये, एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी। कैरी ऑन हुआ, कैरी फॉरवर्ड हुआ, धीरे धीरे नीचे की ओर जाता गया, और ये भी मैंने नीचे जाते हुए भी देखा, वो रुका नहीं कभी। अनेक अनेक तरह की विसंगतियां आती गईं, एक चुनाव आयोग भी बन गया, और मेरा अपना फीलिंग है कि जब हम जानते नहीं थे जिस समय कि चुनाव आयोग कोई होता है और उसकी इतनी ताकत होती है, ताकत का इस्तेमाल कभी हुआ नहीं था उसमें, बट एज एसपी हम अपना ताकत इस्तेमाल कर रहे थे। फॉर्चुनेटली डीएम लोग भी उस समय अच्छे थे, तो दोनों मिल के कर ले रहे थे। बट नाउ स्लाइड इतना फास्ट और एक्सेलरेटेड हो गया है, अब लगता है कि कंट्रोल के बाहर है, कंट्रोल के बाहर है लग रहा है, क्योंकि वो हम तो इतिहास सुना दिए 1968 से लेकर के। एज ए स्टूडेंट हमने देखा, स्कूल स्टूडेंट, एंड देन आई सॉ इट एज एसपी हु हैड टू डू इट हिमसेल्फ। और आपको हम एकदम ऑनेस्टली बता रहे हैं, हम नहीं सुने थे कि क्या होता है, लेकिन हम जानते थे कि एसपी होता है और डीएम होता है और उसकी जवाबदेही, और वो कर देता है। और टीएन शेषन और केजे राव के जमाने में तो जरूरत नहीं थी, किसी की जरूरत नहीं थी, एक डीएम और एक एसपी अड़ा हो जाए। अब आप इसको गौर से देखिए, तो एक समय आया जब रिटर्निंग ऑफिसर लोग जिसको सर्टिफिकेट दिए एमपी का, वो दिल्ली में मंत्री हुआ और वही रिटर्निंग ऑफिसर उनका पीएस हो गया। तो फिर बात कहाँ बनती है? तो यही घालमेल है, घालमेल यही है। हमने, आप जब रिक्वेस्ट किए पॉडकास्ट के लिए, तो मैंने सोचना शुरू किया कि ऐसे ही जीडीपी पर, विकास का तुलना की बात जीडीपी से लोग लिंक करते हैं। जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब विकास भी बढ़ रहा है। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लिया हूँ इकोनॉमिक्स। आई वाज वंडरिंग कि ये दो कम्युनिटी है, नॉट सोशियोलॉजिकल कम्युनिटी बट पॉलिटिशियंस के एंड ऑफिसर्स की, ये भी कम्युनिटी है। ये दोनों कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं विकास में? तो हमने खोजना शुरू किया कि जीडीपी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कितना होता है नेताजी लोगों का और अफसर लोगों का।
एंड आई फाउंड कि थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोग, और उसके अलावा जो सैलरी मिलता है वो जीडीपी में काउंट हो जाता है। बट अदरवाइज आपका जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन में भी कुछ पॉजिटिव होता है और कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। करप्शन इज अ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। तो हमको लगा कि शायद पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, ज्यादातर नेगेटिव ही कंट्रीब्यूशन हो रहा है। इंस्टेबिलिटी हो जाती है तब हो जाता है, और दोनों मिलकर के करप्शन क्रिएट कर दिए तब तो पक्का हो गया। होगा क्या सर? मतलब जो स्थिति दिख रहा है कि अब होम मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं और उनकी वो ऐसे उम्मीदवारों से मिल रहे हैं जो नॉमिनेशन किए हुए हैं, और मुलाकात के बाद वो नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं। ये तो बिहार के लिए, पहले उस जमाने में ये सब काम जो बड़े डॉन हुआ करते थे, शहाबुद्दीन जैसे डॉन, जिस तरीके के डॉन सब हुए हैं, वो इस सब तरीके का काम करते थे। लेकिन यहाँ तो गृह मंत्री की मौजूदगी में ये सब ये कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वही तो हमने कहा कि हमने स्कूल में जो देखा था और उसके बाद तुरंत नौकरी में चले आए कॉलेज के बाद, उसको भी हमने देखा। और तो हमने देखा कि स्लाइड को अगर रोकना है तो एनफ इज अ डीएम एंड एसपी, लेकिन वो अगर नहीं चेक करेगा तो किसी के बूते की बात नहीं है कि उसको फिर चेक कर ले। और क्या होगा, इसका मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर एक सिस्टम बीमार पड़ गया हो, जैसे एक आदमी बीमार पड़ गया, वो चला गया अस्पताल में, तो पहला काम तो होना होगा कि उस बीमारी का डायग्नोसिस हो। तो सिमिलरली यहाँ भी अगर ये बीमारी मानी जाती है तो इसका डायग्नोसिस होना चाहिए। व्हाई इज दिस हैपनिंग? इवन इलेक्शन के दौरान आप देखिएगा हर पार्टी एक एक डायग्नोसिस लेकर के घूम रही है कि यही हुआ है और ऐसे ही इसका इलाज हो सकता है। तो दूसरा पार्टी कहता है कि नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, दूसरा डायग्नोसिस होगा। तो आप डायग्नोसिस कर ही नहीं पा रहे हैं, हर पार्टी अपने तरीके से डायग्नोसिस कर रहा है। इज इट पॉसिबल कि डायग्नोसिस ही गलत हो गया या नहीं हो पा रहा है? तो पहले यही डिसाइड हो जाए कि डायग्नोसिस क्या है। हो सकता है कि यही डायग्नोसिस हो कि जिस व्यवस्था से चुनाव करा करके हम लोग चाहते हैं कि समाज में सही काम हो जाए। समाज में समस्याएं हैं, समस्याओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो समस्याएं परिभाषित नहीं हो पा रही। तो फिर हम क्या करें? समाज समस्या को परिभाषित करें और फिर कोशिश करें कि इसका इलाज ढूंढा जाए। व्हाट इज द रेमेडी फॉर दिस एलिमेंट? तो आपको लगता है कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस है वो रेमेडी ढूंढने में असफल रहा है, असफल है? आप ऐसे ही देखिए ना कि जितनी पार्टियां हैं या संगठन हैं या पार्टियों का समूह है, हर आदमी अपना अपना स्लोगन लेकर के चल रहा है। यही प्रॉब्लम है। कोई कहेगा फलाना चोर, ये गद्दी छोड़। तो इज दिस द डिजीज? इज दिस द क्योर फॉर द एलिमेंट? ये अगर नहीं है तो फिर कोई दूसरा है। जन स्वराज पार्टी भी अपना एक ले आई है, नैरेटिव ले आई है, तो उसको कहती है कि ये बीमारी है और इलाज भी यही है। और फिर फाइनली मालूम होगा कि जनता को तो एक डॉक्टर मिल गया है, एक नहीं 3-4 डॉक्टर मिल गया है। सब कहते हैं कि देखो मेरा ही पिल जो है वो इस बीमारी का, इस इलनेस का पिल है, पिल फॉर एवरी इल। तो कंफ्यूज हैं लोग कि कहाँ बीमारी है। और हमको कभी कभी लगता है कि शायद राजनीति में इसका हल है ही नहीं, समाज नीति में है। एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाए जो राजनीति नहीं करे, समाज नीति करे और राजनीति में नहीं जाए, तो शायद बेहतर रिजल्ट आएगा। जो हर आदमी चाहता है कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एंटर करें
और राजनीति में पहुंच जाए। हाँ, तो वहां क्यों आना चाहते हैं आप रुकते क्यों नहीं है समाज में? कई लोग हम लोग के यहाँ बड़े बड़े लोग हुए और राजनीति में नहीं गए, लेकिन समाज में रह करके बड़ी बड़ी चीजें कर दी उन्होंने। आपको लगता है कि आप ये जो सिस्टम है उस सिस्टम के सहारे आप भी डीजीपी तक रहे, अब उस सिस्टम पुलिस सिस्टम में से बड़ा होदा कुछ भी नहीं हो सकता है कि ये सिस्टम जो है बदलाव उन्मुख, मतलब बदलाव के लिए स्वीकार करने के लिए, या सब पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग भी लोग हैं वो यथावादी हैं या फिर बदलाव की गुंजाइश उसमें नहीं है? बदलाव तक तो बात सही है, तो हर आदमी कुछ डायग्नोज करके कहता है कि ऐसे करोगे तो बदलाव हो जाएगा। बदलाव में उन लोगों का आप देखिएगा, इसको उखाड़ के फेंक दो। इवन जेपी ने भी यही कहा, इसको निकालो और फेंको बाहर। तो ठीक है, बाहर तो फेंका गया, बट उसके बदले में आया क्या? और अगर आप कुछ ऑफर नहीं कर सकते हैं तो आप निहिलिस्ट हैं। ये जितने लोग हैं सब लोग ऑफर नहीं कर रहे हैं कुछ। अगर जनता को यही ऑफर करते कि देखो ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको तो हटाना ही होगा और उसके बदले में ये लाना होगा, बदले में क्या आएगा ये कोई नहीं बताता। कोई नहीं, मतलब बस हटाओ। लेकिन बात नई चीजें क्या है, किस ये रूम अगर गंदा हो गया तो झाड़ू लगाओ, तो झाड़ू लगेगा तो गंदगी को बाहर फेंक दो, तो वो गंदगी का लोकेशन बदल गया ना। हाँ, एक गंदगी निकली रूम से और बाहर चली गई, लेकिन उसके बदले में यहाँ क्या आया और वो गंदगी का क्या होगा? गंदगी को आप छोड़ नहीं सकते हैं, कुछ तो आपको अल्टरनेटिव ऑफर करना पड़ेगा। मतलब आपको लगता है कि इस डेमोक्रेसी में अब न कुछ बचा है, न इस डेमोक्रेसी से कुछ ज्यादा, मतलब एक 5 वर्ष के बाद एक वोट है सिस्टम में, मतलब आप जा रहे हैं वहां जाकर चीजों पर जो भी कोई, लेकिन अब कुछ बड़े बदलाव की संभावना तो छोड़ दीजिए। मतलब ये डेमोक्रेसी, क्योंकि हम बात ये कर रहे हैं कि इसके बाद का जनरेशन आप सोच लीजिए कैसे लोग मुख्यमंत्री होंगे, कैसे लोग मंत्री होंगे। ये तो आप समझिए कि समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कोई विकल्प हमें नहीं दिख रहा है। संतोष जी, पहला इलेक्शन इस देश में 1952 में हुआ, तो 52 से 57 तक एक सरकार चली। उसी तरीके से बीच बीच में बाई इलेक्शन भी हुआ और मिड टर्म इलेक्शन भी हुआ, सरकार चलती रही। बट सब में आप देखिएगा प्रक्रिया एक ही थी, पार्टियां आएंगी, कहेंगी आपकी समस्याएं हैं, आपको परेशानियां हो रही हैं, हम पर विश्वास कीजिए, आपकी परेशानियों को हम जड़ से दूर कर देंगे और उसको आप वोट दे दीजिए और सो जाइए। एकदम पक्का यही हुआ, हर समय होता था। आप हमको वोट दिए, अब आप सो जाइए। उठिए 1957 में, 1962 में, और तब जब उठ जाइए तब खोजिए कि कुछ हुआ कि नहीं। तब लगा कि अच्छा ही तो कुछ हुआ ही नहीं, जो बोला था ये सब नहीं हुआ। उसके बाद हल्ला कीजिए कि तुमने कुछ नहीं किया, तुमको हटाएंगे, दूसरे को लाएंगे। ये प्रक्रिया चलती रही और लोग इसी विश्वास में कि नहीं बदल तो जाएगा ही, और हमने वोट दे दिया था तो अब इसका काम है करने का, हमको सोने दो मतलब हम अपने काम दिनचर्या में लग जाएं और जब इलेक्शन आएगा तो फिर जग जाएंगे। ऐसे तो नहीं चले। अच्छा, एक सर आखिरी सवाल कि मतलब अमेरिकन डेमोक्रेसी में भी वहां तो लोग अलग अलग हैं, मीडिया भी जिस दल के है उस दल का मीडिया भी है, सब कुछ है, लेकिन इंस्टीट्यूशन वहां का बहुत मजबूत है। मतलब कोई आप चुनाव जीत कर आ गए तो आपकी मनमानी चलेगी। ये जो अभी ट्रंप जो स्थिति वहां बनाए रखे हुए हैं, बहुत कुछ उनका जो बाकी सपोर्ट सिस्टम है डेमोक्रेसी का, वो उन्हें उस तरीके से मनमानी करने से रोक रहा है। क्या आपको लगता है कि इस देश में डेमोक्रेसी को हम लोगों ने तो स्वीकार किया, लेकिन जो डेमोक्रेसी के बाकी जो पिलर्स हैं उसमें जो मजबूती होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट तरीके से जो एक
काम करना चाहिए, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो। कहीं न कहीं इस पूरे प्रोसेस में जहां आज देश खड़ा है, ये तीनों इंस्टीट्यूशन का मजबूत नहीं होना, या जो प्रोसेस था इस इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने का, कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं रह गई? जो सबसे मौलिक चीज थी संविधान में, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, ये तीनों को संविधान को बनाने वालों ने माना था, ये तीनों अपनी अपनी जगह पर अलग अलग रहेंगे, बहुत थोड़ा सा ओवरलैप होगा और बढ़िया व्यवस्था चलेगी। सोच अच्छी थी, बट अगर आप इसको गौर से देखिए, एटलीस्ट दो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में हेड ही एक ही व्यक्ति होता है। समस्या वही है। पार्लियामेंट में भी और जो यूनियन कैबिनेट है, वो दोनों में सेपरेशन तो छोड़ दीजिए, एक ही व्यक्ति ही हेड करता है। तो फिर 3 में 2 तो एक के पास है। और जुडिशरी को भी वो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि जुडिशरी में भी जो आएगा, जज बन के आए या चीफ जस्टिस हो जाए या उसकी व्यवस्था को अंदर से वो ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड है। तो फिर ये शक्ति करीब करीब एक आदमी के हाथ में चली जाती है। इसलिए बहुत कुछ उम्मीद करना, इसको बहुत गहराई से अगर देखिए, ये उस व्यक्ति पर ही डिपेंड करता है कि वो कितना इंटरफियर नहीं करता है। और जो सिस्टम है चुनाव जीतने का, उस सिस्टम में कोई सही व्यक्ति वहां पहुंच भी नहीं सकता है। तो जब एक आदमी का कंट्रोल होगा, बिहार में भी आपको एक चीज बताते हैं, ये हम भी बहुत क्लियरली नहीं समझ पा रहे थे टिल आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद द चीफ मिनिस्टर। अकेले बैठे हुए थे, जिसको मीडिया लैंग्वेज में लोग भूंजा पार्टी बोलते हैं आज के संदर्भ में। आज के संदर्भ में, हालांकि उनकी आदत थी शाम में थोड़ा भूंजा खाते थे। उस दिन कोई नहीं था, मम्मी को बैठा ले गया, ये बैठिए। तो उन्होंने फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन में, जानते हैं आप, द चीफ मिनिस्टर कैन डू नो रॉन्ग। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं था, लेकिन शौक से कुछ ब्रिटिश हिस्ट्री की बुक्स पढ़ा था। उसमें कई जगह जिक्र आता है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। थोड़ा समझते थे, हमने कहा सर जरा समझा दीजिए, किंग सीएम कैन डू नो रॉन्ग। बोले देखिए, सीएम इज द हेड ऑफ द लेजिस्लेचर। जी सर। तो लेजिस्लेचर में कलेक्टिव डिसीजन होता है। हमने कहा होता है, तो जो भी निर्णय होगा लेजिस्लेचर में, उसके लिए सीएम थोड़ा ही जिम्मेवार है, तो सब लोग मिल के ले रहे हैं, वोटिंग होता है, हो जाता है। फिर ही हेड्स द कैबिनेट। अब देखिए, एक लेजिस्लेचर हुआ, एक एग्जीक्यूटिव हुआ। ही हेड्स द कैबिनेट, तो कैबिनेट में भी कलेक्टिव डिसीजन है। जी सर। मेरा दिमाग खड़का कि ये तो नई बात हम समझ रहे हैं। तो हमको लगा कि हम एज एडीजी कोई निर्णय लेंगे तो हमारा क्या प्रोटेक्शन है, हमको तो कोई कलेक्टिव डिसीजन हम लेते नहीं है। और उसी समय हमने क्लियर कर लिया अपना माइंड कि मेरा प्रोटेक्शन लॉ है। अगर लॉ मेरे राइट साइड में है तो मेरा कुछ नहीं कोई करेगा, और किसी के कहने पर कुछ लॉ के बाहर कर देंगे तो हर कुछ गलत हो जाएगा। तो वही बात हम आपको बोल रहे थे कि वन मैन हेड्स द लेजिस्लेचर, द सेम मैन हेड्स द एग्जीक्यूटिव। सेपरेशन कहाँ है? घालमेल वही है। घालमेल हम शब्द नहीं यूज करेंगे, लेकिन जो हम लोग सोच के चलते हैं कि सेपरेशन है फंक्शनिंग में और वही प्रोटेक्शन है इसका, वो प्रोटेक्शन नहीं है।
इसलिए ये सारी समस्याएं जो अभी आ रही हैं उसकी वजह। जो हमने डायग्नोसिस और डिजीज की बात की थी, वो उसमें कहीं ये एलिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट हो। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आप तक पहुंची होगी कि ये चीजें समझने की जरूरत है कि हम जिस डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, या बस उस डेमोक्रेसी में हमारा आपका अधिकार सिर्फ इतना ही है कि 5 साल में एक बार जाके एक वोट डाल दीजिए वही, और उस वोट के आधार पर जो चुनकर जिनकी सरकार बनेगी, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे, वो किस तरीके से आपके साथ, मतलब आपके कौज को लेकर कितने संवेदनशील है और उनकी जिम्मेवारी या जवाबदेही क्या है, इसको लेकर इस सिस्टम में कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि हम उन्हें इन चीजों के लिए सचेष्ट कर सकें। वाकई में हम जिन बातों को समझना चाहते थे कि बिहार नहीं, इस देश की डेमोक्रेसी अब उस दिशा में पहुंच गया है जिस दिशा से के मतलब कह सकते हैं कि अब दिशाहीन कहिए, वहां से कुछ नई चीजें अब उम्मीद नहीं है। हम अभियानंद जी से यही समझना चाहते थे, क्योंकि ये पूरी तौर पर ये पूरा पॉडकास्ट ही निराशावादी है। अब उम्मीद नहीं बची है इस देश में कि कुछ नई चीजें सामने आएंगी, क्योंकि जो चीजें चल रही है इससे और भी भ्रष्ट चीजें सामने आएंगी, ये तय है। 1952 से जो चीजें चल रही हैं वो चीजें फिर पीछे मुड़ता हुआ दिख नहीं रहा। उससे हर चुनाव बाद कुछ नई विभत्सता के साथ चुनाव का परिणाम के बाद नई चीजें सामने आ रही है। अब सवाल है कि एक जनता करे तो करे क्या, क्योंकि हमें सिर्फ एक वोट देने का अधिकार दिया गया है। क्या इस वोट के अधिकार के सहारे चीजें बदली जा सकती है? चलिए, इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।